अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और लॉजिक का हम चैप्टर पढ़ रहे थे और कुछ हमने चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। आज हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक इसका स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं कि इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एशियम कंजक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। के नीचे आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आपने बताना है कि इनमें एनसीएम कौन सा है, कंजक्चर कौन सा है और थ्योरम कौन सा है। ठीक हो? के बाद सबसे पहले ये समझ लें बच्चों कि एक्सियम क्या होता है। एक्सियम होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हम एक यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। यानी कि बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर कोई प्रूफ किए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। डन के बाद कंजक्चर का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको ट्रू तो माना जाता है लेकिन उसका कोई वादिया सबूत नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की गई, उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की गई, एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंजक्चर, ठीक है, जैसे कि हाइपोथेसिस है, ठीक है। और थर्ड वन थ्योरम। थ्योरम को एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको प्रूव किया जाता है, यानी कि हमें कोई लाइन दे दी जाए, कहा जाए कि लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि जो इंटीरियर ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है वो इक्वल टू है 180 डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने हमें स्टेटमेंट दे दिया, हमें पता तो है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है 180 के इक्वल होता है, लेकिन हमें उसको प्रूव करके देना है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर सपोज करेंगे तीनों ट्रायंगल की वैल्यूज़। लेट्स सपोज कि हम ए एंगल कह देते हैं कि 70 डिग्री का है, दूसरा 50 डिग्री का है, इस तरह के एंगल हम 3 ले लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो उनका आंसर 180 के बराबर ले आएंगे। तो वो स्टेटमेंट हम थ्योरम के लिहाज से उसको प्रूव कर देंगे, ठीक हो? के बाद तो अब हमसे नीचे कुछ पॉइंट पूछ रहे हैं। पहला पॉइंट कहता है कि देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट। लेकिन कल हमने एशियम स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ स्टडी की थी कि एशियम क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि 2 पॉइंट के दरमियान जो है वो ड्रा की जाती है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक लाइन है ना, जैसे ये आप सर्च कर लें, बिल्कुल बिलफर्ज कि ये एक लाइन है, ठीक है, इसके 2 ही एंड पॉइंट है ना, या ये लाइन ड्रा कर लें या ये लाइन ड्रा कर लें, ये लाइन ड्रा कर लें, हर लाइन के 2 ही एंड पॉइंट होते हैं। ऐसे ही है, एक ये एंड पॉइंट हो जाएगा, एक ये, या ये हो जाएगा, या इस तरह से ये हो जाएगा, या ये। इसके अलावा तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो कोई इनका पॉइंट होगा। ऐसे ही है, इनके 2 ही एंड पॉइंट हो गए। तो लिहाजा एशियम कौन सी स्टेटमेंट थी, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर कोई सबूत दिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। अब उसने कहा है कि इसकी रीज़न भी दें, तो रीज़न हमने कल इसकी स्टेटमेंट के लिए डेफिनेशन लिखी थी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एशियम ने हमें क्या बताया था, थ्रू द गिवन पॉइंट इन्फिनिटली मैनी लाइन कैन पासेस, ठीक है, कि एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसी लाइन जो कि इन्फिनिटी लाइन में से पास हो सकती है, एक ऐसा पॉइंट इसमें से हर लाइन पास हो सकती है। ऐसे ही है ये, और यूक्लिड स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली यूक्लिड एशियम की है। और इसकी जब आप रीज़न लिखेंगे बच्चों, तो ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको जब हमने कल स्टडी किया था कि हम किसी बग़ैर यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये वैल्यू स्टेटमेंट ट्रू है, और बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर कोई प्रूफ किए, ठीक हो की बात, तो उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी कहलाती है, एशियम स्टेटमेंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। कहते हैं कि अगर हर इवन नंबर जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है, जब उसको लिखा जाता है तो वो हमेशा प्राइम नंबर से बड़ा होता है। यानी कि हर इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर से बड़ा। जैसे प्राइम नंबर है ना 1, ठीक है, अब 1 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि अब 3 जो है, 3 भी प्राइम नंबर है, वो किसी टेबल पर नहीं जाता, ठीक है। 4 है, तो हर जो नंबर आगे आने वाला नंबर होगा वो प्राइम नंबर बनता जाएगा, लेकिन वो 2 से बड़ा होगा। ऐसे ही हर इवन नंबर 2 से बड़ा होगा, लेकिन जब उसको सम किया जाएगा तो वो 2 प्राइम नंबर बन जाएंगे। ऐसे ही है ना, इसका मतलब क्या है कि 2 प्राइम नंबर को सम करो, ठीक है, उसका जो आंसर आता है वो आता इवन है, लेकिन वो ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक हो के बाद। ले जी, अब हम बात ये कर रहे हैं
कि अब इसकी स्टेटमेंट कौन सी है। अब ये हमें कंजक्शर ही बता सकता है, हाइपोथेसिस ही बता सकता है, क्योंकि हमने प्रूव तो नहीं किया, ठीक है। अब उसने स्टेटमेंट दे दी कि हो सकता है। अब लेट्स सपोज कैसे हो सकता है, देखिए अगर इसको प्रूव करने के लिए जाएँ तो अगर मैं एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ 1 या एक स्टेटमेंट मैं ले लेता हूँ तो 2, दोनों 2 ले ली, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 3। तो क्या आंसर 3 से 2 से बड़ा है ना, ठीक है। और जो आंसर आया वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही है ना, एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, कि लेट्स सपोज कि मैं एक और कोई नंबर ले, जैसे मैं ले लेता हूँ 3 + 5, इनको ऐड करें आंसर क्या आता है 8, ठीक है। या आप ले लें 7 + 2, आंसर क्या आता है 9। यानी कि एक ऐसे नंबर जिनको आप 2 प्राइम नंबर लो तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, इवन। लेनी कर दिया प्रूव। इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर्स को आपस में ऐड करो, उसका आंसर जो है इवन आना चाहिए, जो आंसर इवन में आएगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही है, ले लिए तो हो गए। तो ये हाइपोथेसिस है कि अब हम इसको प्रूव तो नहीं कर रहे, कुछ ऐसे नंबर भी तो हैं जिनको आपस में प्राइम नंबर को ऐड करो तो आंसर ओड आता है। कुछ नंबर हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं, जैसे ये नंबर था 7 और 2, ठीक है। अब ये 2 नंबर प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इनको ऐड करो तो आंसर हमें ओड में मिलता है। ऐसे ही है ना। तो लिहाजा इस वजह से कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड किया जाए तो हमें इवन नंबर मिलता है, लेकिन कहते हैं कि एक ऐसा इवन नंबर मिले जो कि 2 से बड़ा हो, ठीक हो की बात। लें जी, तो अब यही हमें बता सकते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का कहाँ पर आता है, कंजक्शन में। तो इसके लिए हमने कहा स्टेटमेंट एक रीज़न के लिए लिखी थी, तो इस पॉइंट के बाद आप नीचे लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज़ कंजक्शन, ठीक है। तो नीचे इसकी रीज़न आप लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये कंजक्शन है, ठीक है। A conjecture is a mathematical statement or hypothesis that is believed to be true based on observation, कि आप किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस को बिलीव यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसकी ऑब्जर्वेशन के तौर पर कि ये हमारे पास ट्रू है, बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव, लेकिन उसको कभी प्रूव नहीं किया गया, ठीक है। इन मैथमेटिकली कंजक्चर ऑफ्टन सर्व एज हाइपोथेसिस एंड इफ़ कंजक्चर इज़ प्रूवन टू बी ट्रू, अगर आप किसी भी कंजक्चर को हाइपोथेसिस मानते हैं, मान के चलते हैं, और अगर वो हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है एज अ ट्रू, तो इट बिकम्स अ थ्योरम, तो फिर हमारे पास ये थ्योरम हो जाएगा। कन्वर्सली क्या होगा कि इस एविडेंस इज़ फाउंडेड दैट डिसप्रूव, अगर आप किसी एविडेंस के थ्रू उसको डिसप्रूव कर लेते हैं, जब कंजक्चर इज़ शोन टू बी फॉल्स, तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ तक आप इसकी क्या लिख देंगे, नीचे रीज़न में इसका जवाब लिख देंगे, ठंडों के बाद। उसके बाद हम बच्चों चलते हैं आगे। थर्ड है, कहते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ द सम ऑफ द एंगल इज़ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। कहते हैं कि एक ट्रायंगल का सम जो है, एंगल का एक ट्रायंगल है, उसके जो एंगल का सम है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ये तो हमें मालूम है। अच्छा, ये एक थ्योरम स्टेटमेंट है, तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज़ अ थ्योरम, ठीक है। थ्योरम में ही हम प्रूव करते हैं ना चीज़ों को, कि इसमें कितना एंगल आ रहा है, कितना नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल थ्योरम के अंदर ही होती है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ द एंगल इन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री इज़ अ थ्योरम स्टेटमेंट, ठीक हो के बाद। और आगे इसकी रीज़न लिखने के लिए आपको थ्योरम वाले टॉपिक पे जाना है। ये कल हमने पॉइंट पढ़ा था, अ थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है थ्योरम जिसको प्रूव किया जाता है ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉन फैक्ट, ठीक है। सबका जो उसके फैक्ट्स हैं उसके ऊपर हम उसकी बेस के ऊपर उसको प्रूव कर देते हैं कि ये ट्रू है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि इसका कॉल्ड थ्योरम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसकी आप ये रीज़न लिख देंगे, तो इस तरह से आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा। डन हो के बाद अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूफ दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आपने यहाँ पर ना डिडक्टिव प्रूफ लगाना है। अब सबसे पहले हम डिडक्टिव प्रूफ को स्टडी करते हैं। डिडक्टिव प्रूफ होता क्या है बच्चों को, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक डिडक्टिव प्रूफ की एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर ये सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगी हुई हैं, तो ये समझने के बाद हम ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जो वो खुद ब खुद कर लेंगे। अब ये प्रूफ हमें दे दिया, कहते हैं x+1 का होल स्क्वायर प्लस 7 बराबर है x² + 2x + 8। हमने लेनी है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, हमने इसको प्रूव आउट करना है। लें जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली x+1 का होल स्क्वायर प्लस 7। अब सबसे पहले ना x+1 के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगाई है। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने एक लास्ट स्टडी किया था, मैं और एक और बात भी याद रख लें यहाँ पर
कि किसी भी नंबर्स की पावर 2 होना, तो इसका मतलब होता है कि जिसकी पावर 2 है या 3 है, तो वो नंबर उतनी टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अब यहाँ चूँकि लास्ट की बात है, लास्ट लगा के देखते हैं। लास्ट में क्या हमने स्टडी किया हुआ था कि दो ऐसे रियल नंबर जिनकी बेस सेम है और वो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड। जैसे यहाँ पर एक लास्ट उन्होंने बताया भी हुआ है कि एक रियल नंबर जिसकी पावर m है, दूसरा रियल नंबर जिसकी पावर n है, दोनों रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी जो बेसेस हैं वो आपस में सेम है, यानी कि इसकी बेस भी x है, इसकी बेस भी x है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है कि x+1 की पावर भी 1 थी और x+1 की पावर भी 1 थी, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से इनकी पावर में क्या लिख दिया गया, 2। 1 + 1 क्या होता है, 2। आगे जाके इनको सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएगा। राइट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये जो x है पहले वाला, ये पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो 1 है फिर इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। लें जी, x को हमने पहले इसके साथ कर दिया, फिर इस 1 को इस पूरी टर्म के साथ कर दिया, +7 आ गया। ठीक हो के बाद फिर इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुताबिक, यानी कि x को x के साथ करें, फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर क्या आएगा, यानी कि फिर 1 के साथ करना है 1 × x, ये फिर 1 1 ज़र 1। ठीक हो के बाद अब देखें, अब यहाँ पर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, यानी कि x × x मिल गया, बन जाएगा x²। अब देखिए ना, यहाँ पर है 1 × x। ठीक हो के बाद तो इसके ऊपर राइट डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ ने देखें सेम करने के लिए, यानी कि अगर यहाँ पर पहले 1 आ रहा है तो इस 1 को भी हम पहले लिख दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं लिखूँ 1 × 2 या 2 × 1, आंसर तो 2 ही आना है ना। ठीक हो के बाद इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, यानी कि पहले क्या करेंगे, 1 को x की जगह पर ले जाएंगे और x को 1 की जगह पर ले जाएंगे। लें जो होगी बात, उसके बाद क्या करना है, ये x² बन जाएगा और इन दोनों टर्म में देखा जाए 1 × x + 1 × x, इन दोनों में x जो है वो कॉमन ले लेंगे और 1 + 1 आपस में ऐड होकर नीचे हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। फिर हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। जब फ्रैक्शन पार्ट में आएंगे तो फिर मैं आपको नीचे वाले एग्जाम्पल्स के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, कहते हैं प्रूव डैट x - 4 का होल स्क्वायर + 9 बराबर है x² - 8x एंड प्लस का 25, ये हमने प्रूव करना है। ले जी, हम ले रहे हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, ये आएगा x - 4 का होल स्क्वायर + 9। अब सबसे पहले इसके ऊपर लाज लगेगा, वो कौन सा लाज, यानी कि x की पावर m × x की पावर n बराबर है x की पावर m + n, यानी कि इसको मैं फिर लिख सकता हूँ x - 4 × x - 4 + 9, ऐसे ही है। अब आगे मैं इसके ऊपर लगाऊंगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि सेकंड हमने उसने क्या बताया था हमें, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि इस x को पहले इस पूरी टर्म के साथ करना है, फिर -4 को इस पूरी टर्म के साथ करना है। लें जी, ये आ जाएगा बच्चे x × x - 4 -4 × x - 4 प्लस का 9। तो आगे आप लिख दें राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक हो के बाद आगे इसको मल्टीप्लाई करें, x × x फिर माइनस x × 4 फिर -4 × x माइनस × माइनस प्लस 4 4 = 16 + 9। यहाँ पर भी क्या लगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। x × x मिलके क्या बनेगा बच्चों, x²। अब ये देखिए ना, ये 4 पहले आ रहा है इसमें, राइट डिस्ट्रीब्यूशन। राइट का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट वाली टर्म पहले आनी चाहिए, ऐसे ही है। तो कांस्टेंट को पहले लेके आते हैं, ये बनेगा 4 × x - 4 × x प्लस 16 + 9 बच्चों क्या होता है 25। लें जी, अब यहाँ पे ध्यान कीजिएगा, अब एक तो इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन जाएगा और दूसरा x बाहर ले जाते हैं हम, तो ये पीछे क्या बन जाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि x², यानी कि पीछे इस 4 का माइनस बाय इस 4 का माइनस बाय, यानी कि अंदर क्या बन जाएगा 4 + 4 और ये x कॉमन चला गया, पीछे क्या बच गया 25, जिसको हम कह देंगे इस कॉल्ड कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक हो के बाद लें जी, ये बन जाएगा x² माइनस 4 + 4 बच्चों क्या होता है 8x प्लस का 25। तो गौर करें कि यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी, तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड
तो बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। डन के बाद अब हम चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 4x के। लेकिन इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं पहले लॉज कि इनकी पावर को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मैंने अभी बताया ना कि अगर कोई भी नंबर हो ना, जैसे यहाँ पर a की पावर 2 है, तो इस a की पावर 2 का मतलब होता है कि ये a2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो के बाद तो ये भी लिख लेंगे हम फिर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। डन हो के बाद अब हमने इसके ऊपर क्या लगाना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या था, आपके इस x को पहले पूरी टर्म के साथ करो फिर 1 के साथ करो। ठीक है, तो लेंज कर लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सेम इसी तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक हो के बाद इसको थोड़ा सा ना ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि यहाँ पर एक साइन जो है वो माइनस का है, तो कहीं जाके मसला ना कर बन जाए। लेंगे ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 1 फिर ये माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूशन अगेन लगेगा, यानी कि x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 1 ज़र 1 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस x इंटू एक्स माइनस x इंटू 1 ये वाला माइनस 1 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। लें जी, अब अगेन इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएं। x इंटू एक्स मिल के क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखें, मैंने पीछे बताया था ना कि कांस्टेंट को पहले लेके आना है क्योंकि राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 1 ज़र 1 माइनस यहाँ पर भी लिख लें, ये बन जाएगा x इंटू एक्स मिल के क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या बन जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, यानी कि इसको पहले लेके आना है 1 को x की जगह पर, x को 1 की जगह पर, और ये क्या बन जाएगा प्लस 1 इंटू 1। डन हो के बाद अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x को कॉमन ले जाएंगे और प्लस को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यानी कि प्लस दोनों में से कॉमन आ गया और x भी क्या चला गया बाहर कॉमन, और ये जो 1 है ये एज इट रहेगा माइनस, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, और इधर भी क्या होगा कि ये जो माइनस है ना वो तो आ जाएगा कॉमन, तो पीछे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 अंदर और x भी बाहर क्या चला जाएगा कॉमन अकॉर्डिंग टू द राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्लस 1। लें जी, अब ये क्या बनेगा, ये बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 क्या होता है 2x बन जाएगा प्लस 1, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें अभी ना करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या बनेगा माइनस 1 प्लस 1 2x प्लस का 1। अब इसकी ब्रैकेटें ओपन कर दें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 1। ठीक है, देखें ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट देगा, ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कट देगा, तो 2x प्लस 2 मिल के क्या बन जाएगा 4x। तो ये हमारे पास ऊपर क्या थी राइट हैंड साइड, तो नीचे हम हैंस वगैरह लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम चलेंगे बच्चों इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है वो भी सेम पिछले क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरह ही है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि 1 की जगह पर 5 आ गया, बाकी जो चीज़ है वो सारी की सारी बच्चों सेम है। लेंगे इसके ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लें और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसके ऊपर लाज लगा लेंगे, इनकी पावर को सेपरेट कर लेंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि कोई भी रियल नंबर है अगर उसकी पावर 2 है 3 है, जैसे मैं कहूँ ना कि अगर इसकी पावर 4 होती तो मैं इसको लिखता x मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए,
ठीक हो के बात। तो इस तरह से ये बात है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या लगाना है हमने, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लेंगे, लगा लेते हैं। क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस, इसके ऊपर भी लगा लें, इनके ऊपर ब्रैकेट थोड़ी सी लगा दें। ठीक हो की बात। तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। अगेन राइट डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, इनको हम तरह मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स इंटू 5 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन, x इंटू एक्स और माइनस x इंटू 5 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 5 इंटू 5। लें बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, ये बनेगा x इंटू एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या कहा था, कांस्टेंट को पहले लेके आना है, ले आए पहले अकॉर्डिंग टू राइट डिस्ट्रीब्यूशन। और 5 इधर क्या होता है 25। तो सेम तरीका यहाँ पर भी कर लें, 5 पहले आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो प्लस कॉमन जाएगा, 5 प्लस 5 कांस्टेंट को इकट्ठा कर लें और इनके जो वेरिएबल हैं कॉमन ले जाए। और यहाँ पर भी कर लें, माइनस को कॉमन ले लें और कांस्टेंट को फिर इकट्ठा कर जाएंगे और एक्स को कॉमन ले जाएंगे क्योंकि वेरिएबल है, प्लस 25 लें जी। तो ये बच्चों बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 5 प्लस 5 क्या होता है 10x प्लस का 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 5 प्लस 5 क्या होता है 10x और प्लस का 25, ब्रैकेट दोनों के ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब इसको देखें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 10x माइनस प्लस माइनस का 25 क्या होगा, ये माइनस का 25 प्लस के 25 से ये एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो 10x प्लस 10x मिलकर क्या बन गया 20x। ठीक हो की बात। अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो लो बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं कि प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाय 4, इसको हमने प्रूव करना है 1 प्लस 4x। अब ये सिंपल है कि हम ऊपर से 4 कॉमन लें, कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा दूसरे स्टेप में, लेकिन ऐसे करना नहीं है। इसके ऊपर हमने डिडक्टिव मेथड लगाना है, और वो डिडक्टिव मेथड कब लगता है कि जब दोनों वैल्यू का डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों वैल्यू का डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो। अब सबसे पहला जो बच्चों आपने फ्रैक्शन वाले इस तरह के क्वेश्चनों में काम करना है, वो क्या करना है कि इसकी जो डिनोमिनेटर चीज़ है ना उसको सेपरेट कर लेना है। यानी कि उसको आप लिखोगे 1/4, ठीक है, इंटू 4 प्लस 16x, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है जो आपका डिनोमिनेटर होगा ऊपर वाली टर्म के साथ। इसका वही मतलब है कि यानी 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो आपने 1/4 लिखा है ना, इसको अंदर इसके ऊपर राइट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाना है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, वो क्या आएगा, मान लेगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें ना 4 है तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/4। ठीक हो के बाद, लिहाजा इस वजह से हम अब यहाँ पर देखें, और अगर मैं यहाँ पर एक और काम कर लूँ कि यहाँ पर इसको यूँ लिख लेते हैं, चलें 4 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 16 को 4 इंटू 4x, क्योंकि 4 तक क्या होता है 16। तो अब इसके ऊपर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाएं, ये क्या बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, क्योंकि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले आ जाएगा, अगेन वही 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4x। ठीक हो की बात, लें जी, यानी कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले। अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए डबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये 4 बच्चों इस 4 से कट देगा और ये 4 इससे कट देगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपके पास क्या बनेगा, इधर से 1 बच जाएगा और इधर बन जाएगा 1 इंटू 4x, और 4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे क्या बन जाएगा 4x। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है।
अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं कि 6x² प्लस का 18x डिवाइडेड बाय 3x² माइनस का 9 बराबर है 2x ओवर x माइनस 3। अब देखिए बच्चों, इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है नहीं है। जब बच्चों डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसके लिए कुछ प्रूफ करेंगे। अब क्या करना है, देखिए बात सुनिए। ऊपर से कुछ कॉमन आता है, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आता है, यानी कि ऊपर से हम लेफ़्ट हैंड साइड उठाएंगे, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या आती है, 6x² प्लस 18x डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 9। अब इसके ऊपर डिडक्टिव मेथड नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इन दोनों वैल्यूज़ का एक जैसा नहीं है। और दूसरी बात ये है तो एक जैसे ये, लेकिन दरमियान में साइन माइनस का आ रहा है, तो लिहाजा इस वजह से वो मसले मसाइल बनेंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम और कर लेते हैं, यानी कि ना तो इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन सकता है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर सिंपल काम करेंगे। वो क्या है, x कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में x कॉमन आ सकता है, साथ में 2 भी कॉमन आ सकता है, यानी कि मैं 2x कॉमन लेता हूँ, अंदर बन जाता है बच्चों 3x प्लस का 9। अब नीचे अगर गौर करें ना तो एक फार्मूला बनता है, नीचे भी अगर मैं ले लूँ, लेट्स सपोज कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, जो जैसे भी करना है, ठीक हो के बाद। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस का 9, ऐसे ही है। लेंगे ऊपर से कुछ और भी कॉमन आता है, तो 3 और 3 भी कॉमन ले लें, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे यानी कि बाहर आ जाएगा 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6x, अंदर बन जाएगा x प्लस 3। अब नीचे गौर करें ना, यहाँ से भी 3 कॉमन आता है, तो 3 कॉमन ले लें, अंदर बन जाएगा x² माइनस का 3, ठीक हो के बाद। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ले बच्चों। तो अब नीचे जो है एक फार्मूला लग सकता है, नीचे हमारे पास क्या लग सकता है, फार्मूला। तो नीचे अगर हम फार्मूला लगाएं तो वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बच्चों बन जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, मैंने कॉमन ले लिया था, और इसके ऊपर फार्मूला क्या बनेगा, a² यानी कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक हो की बात। यानी कि यूँ देख लें कि x² माइनस 9 था, तो इसको मैंने लिख लिया है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्यों? क्योंकि a का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3, ऐसे ही है, इस वजह से। यानी कि इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब होगा क्या, होना सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो x प्लस 3 है इस x प्लस 3 से कट देगा, ये 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, जो पीछे हमारे पास आंसर क्या आएगा 2x ओवर x माइनस 3। डन हो गई बात। अच्छा बच्चों, एक और बात याद रखें कि यहाँ पर जो है ना ये 9 नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज में, ये देखिएगा यहाँ पर ही बल्कि 9 नहीं है, बल्कि यहाँ पर 27 बनता है। क्या बनता है, 27, क्योंकि 3 कॉमन जाएगा तो फिर इसकी राइट साइड नहीं बननी, तो लिहाजा यहाँ पर 27 ही आता है, ठीक है। अब क्योंकि 3 कॉमन लिया है तो 9 3 इधर क्या होता है 27, तो अब यहाँ पे 9 ही रहेगा, ठीक होगी बात। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। इसका जो पार्ट नंबर 3 है बच्चों, वो हमारे पास है x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर है x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, ठीक होगी बात। लें जी, अब क्या करेंगे, अब हमने करना क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड उठाएंगे, वो क्या हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x माइनस का 9। तो सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन है और ये दूसरा जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो लिहाजा हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग का तरीकाकार ये होता है, जो कांस्टेंट है इसके स्क्वायर के x के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 ज़र 10। उसके बाद हमने यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो आंसर क्या आता है 10। अब 10 किस किस पे जाता है, 2 पे जाता है, ठीक है, 5 पे जाता है, ऐसे ही है, और 10 1 ज़र 10 पे जाता है, ऐसे ही है। अब मुझे बनाना है 7। कौन से ऐसे 2 फैक्टर होंगे जो कि मैं लूँगा, उनको ऐड करने से 7 बन जाए और मल्टीप्लाई करने आंसर 10 बन जाए। यानी कि मैं यहाँ पर अगर 2 + 5 लूँ तो तब भी 10 बन जाता है, 5 + 2 लूँ तो तब भी क्या बन जाता है 10। तो लिहाजा यहाँ पर मैं लिखूँगा x²
प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 10। और नीचे भी लिख लें, नीचे क्या है कि -9 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है -9। अब 9 किस किस पे आता है, -3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या आता है -9। ऐसे ही है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ तब भी इसका आंसर क्या आता है 9। तो लिहाजा यानी कि बात ये है कि यहाँ पर जो साइन है ना, ये साइन इसका प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन इसका यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो लिहाजा इस वजह से जब दोनों को मैं यहाँ पर माइनस लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 9। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ में थोड़ी चेंजेस हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक हो कि बात, क्योंकि इसके बगैर तो ये फार्मूला नहीं। और राइट साइड पर देख लें कि x+5 है और डिवाइडेड बाई x-5 है। अब ये देखें x-5 किसी सूरत में भी बन नहीं सकता। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि 9 है और 9 का कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करो तो बीच में 5 भी आ जाए। ठीक है, तो लिहाजा ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू भी गलत है। यहाँ पर आप लिखेंगे x+3 लिखेंगे, x+3 लिखेंगे। ठीक हो कि बात, तो ये बात भी आप अपने जहन में रख लें। तो लिहाजा अब अगर मैं इसको लिखूँ x² और बल्कि यहाँ पर 3 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर 6x आएगा। ठीक है, और प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 9 बन रहा है और ऐड करने से 6 बन रहा है। ठीक हो कि बात, तो ये बुक पे 2 क्वेश्चन जो है मिस्टेक्स हैं इनमें, ये चेक आप लोग देख लीजिएगा, इनको सही कर लीजिएगा। ये बनेगा x² प्लस का 2x, इन दोनों का आपस में पेयर बना लें और यहाँ से प्लस कॉमन लेके अंदर बन जाएगा 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, पीछे क्या बन जाएगा, इन दोनों का पेयर आपस में बना लें x² प्लस 3x और यहाँ से भी x कॉमन प्लस कॉमन लेके अंदर ये बना लें। अब बन जाएगा ये आपके पास टर्म x² प्लस का 2, यानी कि यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ से आपके पास बच्चों मुझे ना यहाँ पर एक और भी डाउट है कि यहाँ पर ये -9 नहीं है किसी सूरत में भी, क्योंकि मुझे राइट साइड बनानी है x+5 ओवर x-5 है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ना इसकी राइट साइड सही है और ना इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग से मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर मैं यहाँ पर इसकी करेक्शन फॉर्म लिखूँ तो वो यूँ बनती है x² प्लस का 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x² और माइनस का यहाँ पर आता है 10। ठीक हो की बात, और दरमियान में जो चीज़ आएगी वो हमारे पास बच्चों आएगी माइनस का 3x ही रहने दें। ठीक हो की बात, क्योंकि यहाँ पर किसी सूरत में भी मैंने 3 लगा के चेक किया है, 6 लगा के चेक किया है तो आंसर सेम नहीं बन रहा। ठीक है, तो लिहाजा अगर इस पार्ट से हम करें ना तो हमारा राइट साइड फिर वो बन जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों क्वेश्चन में थी मिस्टेक, ये सही अपनी बुक पे भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो बुक है इसके ऊपर यहाँ पे 9 है, यहाँ 9 नहीं है बच्चों बल्कि यहाँ पर 10 है और इधर 9 की जगह पर 27 है। ये हमेशा याद रख लीजिएगा और इसको सही भी कर लीजिएगा। ठीक हो की बात, तो ये पार्ट जो है हम दोबारा इसको अगले पेज पे सॉल्व आउट करते हैं। ये आता है आपके पास क्या पार्ट है, पार्ट आपके पास था x² प्लस 7x और प्लस का 10। तो नीचे जो करेक्शन फॉर्म मैंने करके दिखाई है वो बनती है x² माइनस 3x माइनस का 10। ठीक हो की बात, लें जी, तो इसको हमने प्रूव करना था x+5 डिवाइडेड बाय x-5। लें जी, तो अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये बन जाएगा x², इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करने जाता है 2x प्लस 5x प्लस का 10 डिवाइडेड बाय x²। इसको करेंगे तो बच्चों ये बनेगा माइनस का प्लस का 3x और माइनस का 5x सॉरी प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस 10, 5 2 10 होता है ना, इस वजह से। अब इनके पेयर बना लें, बनेगा x² प्लस 2x और यहाँ से प्लस इसमें से कॉमन अंदर बनेगा 5x प्लस का 2। इन दोनों के पेयर बना लें, अंदर बनेगा x² प्लस 2x, यहाँ से माइनस कॉमन अंदर बनेगा 5x प्लस 10। ले बच्चों, अब यहाँ पर क्या है x कॉमन आएगा, अंदर बनेगा x प्लस का 2 और यहाँ से क्या आएगा 5 कॉमन, अंदर बनेगा x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी x कॉमन आएगा, अंदर बनेगा x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा x प्लस का 2।
तो जो सेम है उनको भी लिख लें और जो कॉमन निकले हैं उनको भी लिख लें। ठीक है, ये x+2 से काट देगा, पीछे बच जाएगा x+5 डिवाइडेड बाय x-5। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर हमारे पास। हमने 3 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। आई होप कि ये लेक्चर अच्छी तरह आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, कोई समझ नहीं आई, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो अगर आपकी इन्फॉर्मेशनल के लिए बेनिफिट है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।